ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 में हमने पीछे पद्य भाग में पहला अध्याय सूरदास पढ़ा था। आज हम गद्य भाग का 10वां जो अध्याय है, लेखक स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, वो पढ़ेंगे। लेकिन अध्याय को शुरू करने से पूर्व हम एक बार स्वयं प्रकाश जी का परिचय संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। मध्य वर्ग के जीवन के कुछ चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चारों सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति। नेताजी की चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इसी कहानी को हम शुरू करते हैं कि देश के निर्माण में किस तरह से इस कहानी में लोगों ने योगदान दिया। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी ऐसे सिनेमा घर जो बिना भवन वाले हो, जिसमें कोई पक्का भवन का निर्माण नहीं हो, उनको ओपन एयर सिनेमा घर कहते हैं। और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो का मतलब एक नगर पालिका भी वहाँ थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से
कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह यानी सोच विचार और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि यानी शासन करने का समय समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने यानी किसी भी प्रकार से कार्य को पूरा करने का विश्वास दिला रहे थे। संक्षिप्त रूप में हम समझे तो उस कस्बे की नगर पालिका ने शहर के मुख्य चौराहे पर एक संग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगाने का निर्णय किया। मूर्ति लगाने का जो अनुमानित बजट था उससे कहीं ज़्यादा मूर्ति की कीमत होने के कारण बहुत सारा सोच विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि शासन की समय अवधि समाप्त होने से पूर्व ही ये मूर्ति लगा दी जाए। इसके लिए उन्होंने उसी कस्बे की हाई स्कूल की एक ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया। मोतीलाल जी ने इस मूर्ति को किसी भी प्रकार से पूरा करने का भरोसा दिला रहे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे हम बस्ट कहते हैं। बस्ट का मतलब होता है कमर के ऊपर का हिस्सा यानी कमर के ऊपर के हिस्से तक, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही उनकी 2 बातें, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानी भेद भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। विद्यार्थियों, आज हमने इस अध्याय का ये कुछ भाग पढ़ा है, जिसकी मैं एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। एक छोटा सा कस्बा है जिसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी है। स्कूल भी है, एक कारखाना है, एक छोटा सिनेमा घर है, एक नगर पालिका भी है और बाकी सार्वजनिक चीज़ें वहाँ पर बनाई हुई है। उन्हीं में एक नगर पालिका थी। नगर पालिका ने कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवाने का प्रयास किया। ये उसी प्रतिमा के बारे में एक छोटी सी कहानी थी, मतलब उसके भी एक छोटे से हिस्से की। पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन जब मूर्ति लगाने की बात आई तब समय कम होने के कारण और अनुमानित बजट से ज़्यादा मूर्ति होने के कारण
नगर पालिका की शासन की अवधि समाप्त होने के कारण, इन कारणों के कारण वहाँ के स्थानीय एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को मूर्ति लगाने का काम सौंप दिया गया है। उसने मूर्ति कैसे भी हो जैसे बनाने का पूरा भरोसा दिलाया। जैसा उसने कहा था वैसे उसने मूर्ति संगमरमर की बना दी। मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कमर तक यानी बस्ट तक बहुत ही सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत मासूम और कमसीन लग रहे थे फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही उनकी दो बातें याद आ रही थी, दिल्ली चलाओ तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से ये एक सफल और सराहनीय प्रयास था मूर्ति बनाने का। लेकिन एक चीज की कसर यानी कमी उसमें रह गई थी और वो बार बार चुभती भी थी। वो कमी क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। माना कि चश्मा तो था लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा और काला फ्रेम उनको पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने उस चीज को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान झलक आई और उन्होंने कहा, वाह भाई, ये आइडिया अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इतना हमने इस अध्याय का ये भाग पढ़ा है। आगे का जो है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।